जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों डेली आप लोग जानते हैं 11 AM पे आपका ग्रुप डी PYQ क्वेश्चंस जो 2022 में आपका पूछे गए थे, शिफ्ट बाय शिफ्ट करके क्वेश्चंस डेली आप लोग के लिए ला रहा हूं, आप देखे होंगे। ठीक है, आज आपका बारी है 24 अगस्त में जो पूछे गए थे 2022 में शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, और इससे पहले जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सबका हम PYQ क्लास बाय क्लास करवा दिए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोग सेशन से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन हो गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू बच्चे के पास शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगा कि नोटिफिकेशन या क्लास पीडीएफ डायरेक्ट आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। तो आप लोग याद रखिएगा 24 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले जो भी आपका था 23 अगस्त आपका कंप्लीट हो चुका है, 22 अगस्त आपका कंप्लीट हो चुका है, 18 अगस्त आपका कंप्लीट हो चुका है, और 17 अगस्त आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। एक सीरियल बाय सीरियल आप लोग को क्वेश्चन प्रश्न कराया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये है तो दुकानदार को 15% की हानि हुई, तो 15% लाभ कमाने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु का आपका क्रय मूल्य 100 रुपया था, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो इसको यदि आप 15% हानि पर बेचिएगा तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त 85% पे आपको बेचना होगा। यदि 100% आप क्रय मूल्य को मानते हैं, 15% लॉस पे वस्तु आप बेच रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ना 25% आपका वैल्यू हो जाएगा उस प्राइस का मूल्य। तो साफ साफ बोला जा रहा है एक टीवी का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, तो दुकानदार 15% हानि पर इसको बेचा, तो हानि पर बेचेंगे 100% में 85 हो जाएगा, यानी 85% का वैल्यू आपका 8,700 हो जाएगा। तो यही ना आपका 15% हानि पर बेचा, यानी 85% का आपका वैल्यू निकल के आ गया। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि इसको हम 15% लाभ पर बेचना चाहे तो कितना, तो 100 वस्तु में आप खरीदे थे, इसको 15% लाभ पर बेचना चाहिए, कहीं ना कहीं 115 में आपको बेचना होगा। तो बस 85% का वैल्यू आपके पास दिया गया है, 115% का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो यहाँ से आप 17 से इसको कटा सकते हैं, 17 ये हो गया आपका। ठीक है, और इससे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, यदि आप इसको करते हैं तो 253 आपका 25,300 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 25,300 इज राइट आंसर। 25,300 समझ गए। ठीक है, विक्रय मूल्य बोल रहा था ना, विक्रय मूल्य 15% हानि पर बेचा, तो 15% यदि मान के चलिए मेरे दोस्त कोई भी इस तरफ प्रश्न आए तो सबसे पहले मूलधन या जो भी धन होगा आपको उसको 100% मानना होगा, इसके संदर्भ में आपको ले जाना होगा। ठीक है, 15% हानि पे गया तो यानी 85% पे वस्तु को बेचा होगा, लेकिन बेचा है इसने 18,700 में, तो 115% हमको लाभ कमाना है, तो 115% का वैल्यू निकालना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं ऐसी है जिन्हें वर्गों का योग 313 है, तो इन संख्याओं की छोटी संख्या क्या होगा। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप ऑप्शन विधि से ले सकते हैं, या तो आप मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले मेथड की ओर डायरेक्ट प्रश्न से मेथड से हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दो प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या वही होती है यदि एक 1 हो तो दूसरा 2 हो, यदि एक 15 हो तो दूसरा 16 हो, मतलब एक आगे होना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्या एक को x मान लिए तो दूसरा x+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसका जो मेरे भाई वर्ग है, इसका यदि हम वर्ग करेंगे ये संख्या का, तो ये संख्या 313 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, कहीं पे परेशानी नहीं है, 313 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसको यदि आप तोड़ते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा, और 313 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 313। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1 है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 312 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया। तो पूछा जा रहा है आपका छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कहीं ना कहीं x तो ही है, छोटी संख्या आपका x तो है, एक छोटी संख्या x है, इससे एक बड़ा होगा बड़ी संख्या। ठीक है, तो x का मान सबसे छोटी संख्या, और x का मान आपका ऑप्शन में दिया होगा, तो x का मान, x का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा। तो x का वैल्यू यदि ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं तो 12 रखते हैं, तो 12 44 से दूनी 288, अब 12 दूनी 24, यानी 312 के बराबर ये प्रूव हो रहा है कि हाँ ये x का वैल्यू यदि हम 12 रखेंगे, x का वैल्यू 12 रखेंगे तो ये मेरा समीकरण पूरा हो जाएगा, यानी सबसे छोटी वैल्यू आपका क्या है, तो 12 है। ठीक है,
यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये हिट एंड मेथड अपना सकते हैं आप लोग यहाँ से। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की ओर चलते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे हम प्रश्नों को करें। तो ऑप्शन से सबसे पहले करने के लिए तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो पहला नंबर ऑप्शन रखते हैं 12, यानी यदि एक छोटी संख्याएं 12 है और यदि ये क्रमागत प्राकृत संख्या है तो अगला संख्या 13 होगा। एक 12 तो 13 यही ना हम किए थे, यदि x का वैल्यू 12 रखिएगा तो ये 13 रखना पड़ेगा। अब बोला जा रहा है इसका वर्ग 313, यदि इसका वर्ग का योग 313 होगा तो समझ लीजिए आपका 12 एक करेक्ट आंसर होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, इसको यदि आप करते हैं तो आपका वैल्यू जो आएगा 313 के बराबर आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि मेरा वैल्यू 313 के बराबर आ जाए, यानी कि ऑप्शन आपको क्या रखने पर, ऑप्शन 12 रखने पर आपका उत्तर हो जाएगा। मात्र इतने में आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आपको लागू करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट साबित होगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन से विकर्ण निकटतम अनुमानित मान होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपका अनुमानित मान। ठीक है, तो इसमें आपको अनुमानित मान जो जो प्रश्न दिया गया है इसको लेके आपको गुना नहीं करना है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 68 को हम 68 लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 140 प्लस 9.99 को हम 10 लिख सकते हैं, और यदि 7.7 है तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। इसका जो भी उत्तर आएगा इससे कम ही हो। ठीक है, इसका जो भी उत्तर आएगा इससे कम आपका आंसर होगा, जैसे 68 माइनस 140 और प्लस 80। ठीक है, तो प्लस प्लस जुटेगा, 68 और 80 आपका जुड़ जाएगा, तो 8 8 6 14 माइनस 140, यानी आपका जो भी उत्तर आएगा 8 के नीचे होगा। तो 8 के नीचे आपका जो भी उत्तर एक ही है, 8 के नीचे ठीक नीचे आपका 5.093, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपका उत्तर 5 अप्रॉक्स बोल रहा है ना, तो अप्रॉक्स मान आप रख सकते हैं। साफ साफ बोला गया निकटतम अनुमानित ज्ञात करें, तो निकटतम अनुमानित ज्ञात करने के लिए आपको टोटल संख्या से गुना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कीजिएगा। 423 गुना 423 है, माइनस ये है और ये है, तो क्या मैं ये इस फॉर्मूला पे ये एक्यूरेट फिट नहीं हो रहा है। यदि आप इसको ए मान लीजिए और ये 325 को आप बी मान लिए, तो इसका क्या निकल के आ रहा है, तो ये 2 है ए स्क्वायर, अब माइनस ये भी 2 है यानी बी 2 है बी स्क्वायर, बेटे ए है ये बी है यानी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी ए माइनस कर बी गया, तो आपका जो भी उत्तर आएगा ए प्लस बी उत्तर आएगा। तो ए प्लस बी आपका क्या है, तो ए है आपका 423, बी कितना है 325 है, तो यदि आप लोग इसका कीजिएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी लास्ट डिजिट 48 हो जाएगा, यानी 748 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना था, फार्मूला साफ बोला गया था, इसके फार्मूला पे आपको बैठा के इसका उत्तर देना था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं, तो एक महिला को अकेले दीवार बनाने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। ठीक है, 8 मैन और 12 वोमेन किसी दीवार को 10 दिन में, ये आप हम लिख सकते हैं, और वही दीवार 6 मैन और 8 वोमेन 14 दिन में। ठीक है, तो हमको मेल और वोमेल का हमको बराबर रेशियो निकालना है कि आखिर इसका क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कुल निकालने के लिए सबसे पहले गुना करना पड़ेगा, जैसे 8 आदमी और 12 औरत किसी काम को 10 दिन में, तो यहाँ से टोटल मेरा कुल निकल जाएगा, 10 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 80 मेल और प्लस 120 वोमेन, ये बराबर आपको कर देना है किसका, इसके बराबर, तो चौचक 84 मैन और प्लस 112 वोमेन। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस है 84 इधर आ जाएगा, तो -4 वोमेन -4 मैन बराबर -8 वोमेन। ठीक है, माइनस माइनस गया, यानी हम बोल सकते हैं कि एक एक आदमी जितना काम कर सकता है उतनी उस समय में 2 औरत काम कर सकती है। क्या हम बोल सकते हैं, हमको यही निकालना, तो ये निकल जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी एक मैन एक दिन में जितना काम करेंगे उतनी 2 औरत की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ गए। तो अब ये आपके पास 2 समीकरण है, 2 समीकरण में किसी एक को या तो मेल में कन्वर्ट कीजिए या फीमेल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मेल या फीमेल कोई चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो हम दूसरा समीकरण लेके, आप पहला भी ले सकते हैं, दोनों में कोई एक पुट करना होगा। ठीक है, चाहे एक करना होगा, चाहे मेल खोज रहा है ना, एक महिला खोज रहा है तो महिला को ही निकाल लेते हैं। तो एक मैन बराबर 2 वोमेन, क्या 6 मैन बराबर 12 वोमेन नहीं हो जाएगा, तो 12 8
20 वोमेन किसी काम को 14 दिन में, यानी टोटल मेरा वोमेन यहाँ लिख लिए, ठीक है, इतना दिन में कर सकता है। तो एक वोमेन कितना दिन में करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये नीचे जो है, एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि आपका जितने महिलाएं होगी, जितने ये महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, इतने डे आपको कम लगेगा, और जितने डे आपका कम, जितने महिलाएं कम रहेगी उतना डे आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती अनुपात इसका हो जाता है। जैसे एक लाने के लिए 20 को क्या करना पड़ेगा, तो 20 को 1/20 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो एक आएगा। यानी 1/20 से इसको क्या किया, गुना किए, तो इसको 1/20 से, 14 को 1/20 से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 280 डे आपका करेक्ट आंसर आ गया, यानी 280 डे में एक महिला टोटल निर्माण आपका कर देगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ये एक्यूरेसी आपको निकालना ही पड़ता है कि एक महिला जो एक दिन में करेगी, तो एक मेल जो एक दिन में करेगी, तो एक महिला कितने आखिर करेगी, तब तो यहाँ से कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलते हैं आगे प्रश्न को। ये प्रश्न हम करवा दिए गए हैं, जितने भी पूछे गए थे प्रश्न थे, ये प्रश्न भी हम करवा दिए गए, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न पे चलिएगा। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पाई का मान दिया गया है, प्रयोग करके एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना हो जाता है, तो यानी 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या कितना होगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। बस यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। तो अर्धवृत्त दे रहा है, अर्धवृत्त क्या होता है, एक वृत्त का आधा तो ही होता है, एक वृत्त बना लेंगे, उसका आधा टुकड़ा में हम बांट देंगे, यही तो अर्धवृत्त होता है। तो सबसे पहले आपको तो परिमाप खोज रहा है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2πr, लेकिन ये आधा है तो आधा से भाग देंगे, यानी इसका हो जाएगा आपका πr। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप यानी वॉल्यूम πr हो गया, ठीक है। तो क्या ये πr हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप, जी नहीं, πr तो आपका यहाँ से यहाँ तक आया, ये आपका πr आया, ठीक है, ये आपका πr आया। लेकिन आप तो ये देख सकते हैं, इसको जो काटे होंगे इसको भी तो ऐड करना होगा आपको इसको भी, परिमाप क्या होता है, परिमाप जैसे ये वर्ग है, परिमाप चारों साइड का योग भी आपका परिमाप का निर्माण करता है ना। तो यहाँ से यहाँ तो आप परिमाप ले लिए, यहाँ से तो ले लिए कि यदि एक वृत्त है, इसका आधा हम कर दिए, तो ये आपका πr हो गया। तो क्या ये लंबाई आपको नहीं लेना, तो ये लंबाई क्या है, तो हम जानते हैं ये आपका इधर त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, यानी एक आर टोटल 2r का निर्माण करेगा, तो प्लस इसमें 2r आपको कर देना है, ठीक है। बस आपका यहाँ से निकल के आ गया, यानी क्या निकल के आ गया, πr प्लस, ठीक है। अब वैल्यू को आपको पुट कर देना है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान आपका कितना है 10.5 है, अब प्लस 2r क्या है, 2r ऑलरेडी दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो 21 यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप उड़ाते हैं तो 10 चले जाएगा, 7 से इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 7 1 7, 7 5 35, ठीक। 5 दिया 15, 5 से 2 गया, 2 से 11 गया, यानी 11 दिया 33 प्लस 21, यानी आपका जो भी उत्तर होगा 54 इज करेक्ट आंसर। ये आपका परिमाप जो होगा 54 सेंटीमीटर होगा, 54 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, समझ गए, ठीक है। यहाँ से हम त्रिज्या का निर्माण कर दिया, त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या निकल के हम अर्धवृत्त का परिमाप जानते हैं कि πr प्लस 2r होता है। कैसे निकला आपको बता दिए कि एक वृत्त को पहले आप आधा कीजिएगा तो πr हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2r हो जाएगा। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न को यदि आप से नहीं हो पा रहा है तो इसको एक डायरी में नोट करके रखिएगा, इसको 1-2 बार रिवाइज करके आपका काम ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे। ABC किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को हर तीसरे दिन BC की सहायता द्वारा सहायता दी जाए तो काम कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। एक काम 20 दिन में कर रहा था, बी आपका काम 30 दिन में कर रहा था, सी आपका काम 60 दिन में कर रहा था। तो एक हमको टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क कितना होगा, उसी के अनुसार उसी से तो कंपेयर करना है। टोटल वर्क वो होगा जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, यानी 60 LCM, ठीक है। इसका हम LCM ले लेते हैं। तो ए एक दिन में कितने इकाई काम करेगा, 3 इकाई काम करेगा एक दिन में, 3 इकाई। बी एक दिन में कितने इकाई काम करेगा, तो 3 दूनी 6, 2 इकाई काम करेगा, यहाँ तक समझ गए। सी एक दिन में कितने इकाई काम करेगा, तो सी आपका एक दिन में 1 इकाई काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि ए को हर तीसरे दिन बी सी की सहायता प्राप्त करे, ए को हर तीसरे दिन, यानी 2 दिन अकेला खुद किया होगा, यानी पहला दिन जो ए करेगा ये कितना इकाई काम करेगा, तो एक दिन में 3 इकाई कर रहा था। दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा, ये भी 3 इकाई काम करेगा ना, 3 इकाई, ये भी 3 इकाई, ठीक है, ठीक है। तो यानी 2 दिन में कितना इकाई ए का हो गया, 2 दिन में 6 इकाई, समझ में आ गया।
ठीक है। अब तीसरा दिन जो होगा मेरे भाई, तीसरा दिन जो होगा, ए को हर 20 को सहायता प्राप्त होता है तीसरे दिन में, ठीक है। 20 ए को 20 द्वारा सहायता प्राप्त होता है। ए तो ऑलरेडी था 3 और 20 भी 7 आ रहा है, यानी 2 2 3 यानी 3 3 6, यानी तीसरा दिन जो होगा मेरे भाई 6 का ही काम होगा तीनों मिलकर, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टोटल 3 दिन हम यदि किए तो 12 इकाई काम किए, बोल सकते हैं ना। टोटल 3 दिन काम हुआ तो आपका 12 इकाई काम हुआ, टोटल आपका 60 इकाई काम करना है। 60 इकाई काम करना है, यानी कि ये इकाई का 5 गुना है, तो समय भी आपका 5 गुना लग जाएगा, यानी 15 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक से कैलकुलेशन से बता दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में ए, नहीं समझे, ए दिन में ए एक ही तो कर रहा है मेरे भाई, एक दिन में ए, एक दिन में ए 3 इकाई तो कर रहा है, 2 दिन तो ए अकेले कर रहा है, तीसरा दिन भले 20 ही प्लस आ रहा है, तो एक दिन में ए अकेले जाएगा, दूसरा दिन भी ए अकेले जाएगा, तीसरा दिन ये दोनों 7 आ जाएगा, तीसरा दिन 6 का ही हो जाएगा, 3 2 5 1 6, बस यहाँ 3 दिन में आपका टोटल 12 काम हो गया, तो आपको 60 काम करना है, तो डायरेक्ट आप भाग देकर 3 से गुना भी कर सकते थे, तो 15 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और प्रश्न है, तो वो आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा, उसको बता देंगे, ठीक। चलते हैं आगे प्रश्न पे। यदि दी गई आकृति में एल और एम समांतर है, ये आपका एल है, याद रखिएगा, ये आपका एम है, एल एम समांतर है, ठीक है, एल एम समांतर है, और टी तिर्यक रेखा, ये आपका टी हो गया, ये तिर्यक रेखा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है, ये कोण आपका 120 डिग्री दिया गया है, ये कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी तिर्यक रेखा होगा, विशेष रूप से संगत कोण इसका बराबर हो जाता है, संगत कोण बराबर होगा और आंतरिक कोण भी बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक ये यदि बराबर होता है मेरे भाई, यहाँ से आपका 180 डिग्री का निर्माण करता है, तो 180 डिग्री का निर्माण करेगा, 120 ऑलरेडी है ही, तो ये आपका 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ये भी आपका x का वैल्यू 60 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संगत कोण, एक कोई भी प्रतिच्छेद जो समांतर रेखा का प्रतिच्छेद करता है, तो इसका संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, समझ गए। तो संगत कोण बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण भी, यानी 60 आपका इससे करेक्ट आंसर, समझ गए। कुछ नहीं था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था, 100 में से आपको माइनस करना था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। वो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15, 21 से विभाज्य हो। साफ साफ बोला गया कि वो संख्या आपको ज्ञात करना है जो 18 से, 15 से और 21 से पूरा विभाज्य हो, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 लिख लेंगे और उस एलसीएम से भाग देंगे, तो आपका जो मैक्सिमम होगा वो लिखेगा। इतना नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है। यदि ये एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किया है तो कुछ सोच के सेट किया हुआ, ठीक है। यदि हम बोले आपको, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, ऐसा प्रश्न बार बार आएंगे, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, 2 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कोई संख्या 18 से विभाज्य है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो संख्या 6 से और 3 से भी विभाज्य होगा? वो संख्या 9 और 2 से भी विभाज्य होगा, यानी 9 दूनी 18 फैक्टर है। यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य हो रहा है, तो यानी 5 और 3 से भी वो संख्या विभाज्य होगा। कोई संख्या 21 से विभाज्य हो रहा है, तो यानी वो 7 और 3 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जाना है, 5 संख्या यहाँ दिया गया है, 5 संख्या, तो आपको देखना तो इसमें संख्या कौन सा विभाज्य है, ठीक है। तो 18, 15, 21 से तो हम नहीं कर सकते थे, टाइम ज़्यादा लगे, तो इसलिए इसको कॉमन फैक्टर में हम तोड़ दिए, बहुत इजीली फैक्टर में तोड़ दिए हैं। अब इससे पता करना है कि भाग आपका लगेगा भी, तो विभाजकता का नियम हम आप लोग को बता दिए हैं, विभाजकता का नियम, ठीक है। विभाजकता का नियम अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ा गलती किए आप लोग, जाके पहले नंबर विभाजकता का नियम देखिए, ठीक है। ये विभाजकता का नियम एक ऐसा है कि बहुत सा लॉन्ग प्रश्न को बहुत शॉर्ट विधि में कर देता है, ठीक है। एक बात बोलते हैं आप कि 18, 15, 21 हम इसको भुला गए, अब हम मेरे पास संख्या आ गया या तो 6, 3, 9, 2, 5, 3 और 7 और 5, ठीक है, समझ गए। तो 18 से विभाज्य कोई संख्या होगा तो ये 2 से भी विभाज्य होना चाहिए। क्या ये 2 से विभाज्य होगा? क्या ये 2 से विभाज्य, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये 2 से विभाज्य होगा? लास्ट में 5 है, नहीं है, पहले ऑप्शन तो ये गया, ठीक है। क्या ये 2 से विभाज्य संख्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ये भी गया। अब बताइए, 2 से सिर्फ विभाज्य होने के लिए 2 संख्या आपका गायब हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 3 का। 3 से विभाज्य का क्या नियम है? 3 से विभाज्य का नियम है कि संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य हो रहा है, संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्याएं भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसका योग करते हैं, 9 9 18, 5 23, 4 27, यानी 27 3 से डिविजिबल है, ये भी संख्या हो सकता है। 9 9 18 4 22, 22 5
27, 27 ये भी है, ये भी संख्या, यानी 3 का यहाँ आपका सबसे 3 से ये दोनों संख्या विभाज्य हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 5 देख लेते हैं, तो 5 से भी सेम संख्या विभाज्य हो रहा है, 5 से भी सेम संख्या, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 7 सॉरी अब आ जाते हैं हम 9 पे, 9 पे आ जाते हैं, ठीक है। 9 से विभाज्य का नियम क्या है? तो 9 से विभाज्य का नियम है कि संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्या ये 9 से विभाज्य है? तो जी हाँ, 9 से विभाज्य, ठीक है। तो आप इसमें ये फैक्टर तो आपका काम नहीं आएगा, 3 आपका चले गया, 5 आपका चले गया, तो आपका बचा है 6 और 7, ठीक है। तो हम 7 का विभाज्य का नियम चलते हैं। 7 का विभाज्य का नियम क्या है मेरे दोस्त? 7 का विभाज्य नियम है कि टोटल जितने संख्याएं हैं, टोटल जैसे मान के चलो आपके पास 332 संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं, इसका इकाई अंक आप लीजिए, इकाई अंक को 2 से गुना कीजिए, ठीक है। ये 4 आ गया, तो जो जो शेष संख्याएं बचा है 43 शेष संख्या, इसमें 4 आपको माइनस करना होगा। माइनस करके यदि आपका उत्तर 7 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। समझ गए? 7 का नियम यही बोलता है। हम आपको वीडियो में भी करवा दिए गए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या उठाते हैं, आपका क्या 99 5 54 0, ठीक है। तो 7 का विभाज्य का नियम क्या है? तो सबसे इकाई अंक लेना है 0, इसको 2 से गुना करना है, तो क्या हो गया 0। तो यदि आपका जो शेष संख्या, यदि शेष संख्या 99 54 में इसको 0 माइनस करेंगे तो यही होगा। क्या ये 7 से विभाज्य है? तो इसको करते हैं, तो 7 का 7 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, जी हाँ ये विभाज्य है, तो आपका उत्तर 99 540 हो जाएगा। ये आपका विभाज्य नहीं होगा। देख लेते हैं, तो 0 है तो इसमें जाएगा 0 ही, 7 28 ये कभी नहीं विभाज्य होगा, यानी ये भी संख्या आपका नहीं हो सकता, आपका उत्तर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या नियम था, क्यों हम इसका एलसीएम लेते? इतना आप एलसीएम, मोटा एलसीएम लीजिएगा, इससे आप फिर आप भाग दीजिएगा। बताइए इस प्रश्न में आप कितना प्रश्न कर सकते थे? अभी बताने के लिए आपको इतना समय लगा, बट इतना समय लगता नहीं है ना। अब डायरेक्ट यहाँ 2 से देखते, 2 से ये नहीं हो रहा है, इसको इसको काट देते। फिर 3 से देखते, 3 से हो रहा है, 5 से तो लास्ट 0 है तो ऑटोमेटिक होगा 5 से, तो आप सीधे 7 की ओर आप डायरेक्ट चलते, 7 की ओर चलते, तो यहाँ से आपको तुरंत पता लग जाता है कि आपका उत्तर बी होगा, ठीक है। तो इस मेथड को अपनाना है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, 10 और 50 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती भी पूछा जाता है, द्वितीय अनुपाती भी पूछा जाता है, तृतीय अनुपाती भी पूछा जाता है, ठीक है। द्वितीय अनुपाती को हम मध्यमानुपाती लिख सकते हैं, ठीक है। मध्यमानुपाती भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये तीनों निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ए अनुपात बी है, समानुपात बी है और अनुपात सी है, ठीक है। यदि प्रथमानुपाती आपसे कोई पूछते, यदि आपसे कोई प्रथमानुपाती पूछ दे, प्रथमानुपाती, तो ये दोनों समांतर, ये दोनों साथ आएगा, तो यानी बी स्क्वायर बटे सी हो जाएगा। यदि आपको मध्यमानुपाती पूछ दे, तो मध्यमानुपाती टोटल बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। यदि आपको तृतीय अनुपाती पूछ दे तो सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया? तृतीय अनुपाती तो ही पूछा गया है आपसे ना। तृतीय अनुपाती ही पूछा गया ना, तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाता है? बी स्क्वायर बटे ए हो जाता है। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 50 है, आप इसको ए मान लीजिएगा, आप इसको बी मान लीजिएगा, तो बी स्क्वायर बेटे ए कितना है? 10। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 250। 250 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? तृतीय अनुपाती बोला जा रहा है। प्रथमानुपाती बोलता तो बी स्क्वायर में सी से भाग देते। यदि द्वितीय अनुपाती बोलता तो आप इसको एक तरीका से भी लिख सकते हैं, बी बराबर रूट अंडर ए सी, ठीक है। मध्यमानुपाती बोलता तो इसको गुना करके रूट अंडर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तृतीय अनुपाती बोल रहा है तो इसका स्क्वायर करके इसमें हमको भाग देना है, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, यदि संख्याएं इतना है तो उसके अनुपात का योग क्या होगा बता दे। दो संख्या है 2x 3x है, ठीक है। दो संख्याएं आपके पास दिया गया है 2x एंड 3x है, ठीक है। यहाँ समझ गए आप लोग, ठीक। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा आपको बताना। ये भी आप दो ऑप्शन से कर सकते, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या मेथड से कर सकते थे। तो एलसीएम हम जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम का निर्माण करता है। तो 6x का वैल्यू 84 हो गया, x का वैल्यू 14 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू आपका 14 हो गया। तो 14 हो गया आपका वैल्यू। तो योग पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, योग कितना है आपका 5x है, तो x का वैल्यू 14 निकला, यानी 5 गुना 14 बराबर आपका 70 आ जाएगा। 70 आपका इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि आप इसको ऑप्शन से भी करना चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं, आपको पकड़ना ना पकड़ना आपका काम है। ऑप्शन जिस जो मेथड अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। ऑप्शन पकड़ते हैं 70। यदि दो तीन संख्याएं हैं, इसका योग 70 है, तो यानी इसका रेशियो का योग बराबर हो जाएगा 5 से 70 हो जाएगा, 1 से आपका
सॉरी 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 पंचे 70, एक का वैल्यू 14 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 34 या 42, ठीक। तो आपका क्या इसका एलसीएम 84 आ रहा है? यदि इसका एलसीएम 84 आ रहा है तो आप ऑप्शन में जो ये संख्या रखे थे आप 100% सही रखे, तो यानी 28 और 42 का एलसीएम आपका 84 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं दोनों से विभाज्य, ये इससे भी 2 से जाएगा, इससे भी 3 से जाएगा, ठीक है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाहे आप इससे बना सकते हैं या इससे भी बना सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलते हैं 12वां नंबर प्रश्न पे। सरल करें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है माइनस ये, ठीक है। तो इसको यदि आप मेरे दोस्त ये मानिए, इसको आप यदि बी मानते हैं तो क्या आपके पास ये समीकरण निकल के नहीं आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ से आ गया। तो सबसे पहले आप ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले ए प्लस बी का वैल्यू निकालना होगा। तो ए प्लस बी को निकालने के लिए सबसे पहले ऐड करना होगा, क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, माइनस है ना, ब्रैकेट है ना, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो एक एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आ जाएगा जो माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस है ना, प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपका माइनस आ जाएगा, सॉरी ये आपका माइनस एम स्क्वायर, ओ सॉरी माफ कीजिए, ए प्लस बी करना था मेरे दोस्त, ए प्लस बी करना था ना, ए प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक नोटिस कर सकते हैं, नोटिस क्या कर सकते हैं कि ये जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर गया, ये एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर गया, यानी एक्स प्लस ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, ये ए प्लस बी का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, ए माइनस बी का क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ए माइनस बी जो हो जाएगा, तो इसको माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक एम स्क्वायर, ये एक्स एक्स तो ये तो चले जाएगा ना, एक्स एक्स जाएगा ना मेरे भाई, एक्स एक्स आपका चले जाएगा, ये एक्स और ये एक्स गया आपका क्योंकि प्लस माइनस है, एक एम स्क्वायर तो यानी 2m स्क्वायर, ठीक है, 2m स्क्वायर। अब माइनस एक जेड स्क्वायर, एक जेड माइनस 2z स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ए माइनस बी का वैल्यू निकल के आया, ए प्लस बी का वैल्यू ये है, ए माइनस बी का वैल्यू ये है। तो अब करना आपको कुछ नहीं है, साफ साफ बोला गया है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणनफल ही इसका निर्माण करेगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 2m स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, ये आपका संख्या है, इसको आपको गुना करना है 2x स्क्वायर से, ठीक है। तो इसमें दो दो कॉमन है दोनों जगह, तो दो कॉमन आप ले लीजिएगा, तो एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अब गुना 2x स्क्वायर, तो यहाँ से आपका निर्माण होगा 2x स्क्वायर, ये दो गुना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर आपका 4x स्क्वायर, एक ही में है 4x स्क्वायर, उत्तर करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। तो इसको बस कुछ नहीं करना था, आपको कैलकुलेशन करना था, ए प्लस बी का मान निकालना था, ए प्लस माइनस बी का निकालना था, और ये दोनों को गुना करना था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आपको करना था, यहाँ से आपका वैल्यू निकल के साफ आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, बहुत ही इजीली थे, सिर्फ कैलकुलेशन था। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है मेरे भाई, ठीक है, जिसका आधार 15 दिया गया है, इसकी ऊंचाई 6 दिया गया है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, आधार गुना ऊंचाई हो जाता है, ठीक है, ये आप मान गए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार आपके पास क्या है 15 दिया गया है, ऊंचाई क्या है 6 दिया गया है, यानी इसका उत्तर 90 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 90 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, समझ गए, 90 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक, लग रहे हैं आपको बच्चे वाले प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें गलती कर दी है। क्यों गलती की है, क्योंकि जल्दी बनाने की कोशिश में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको भाग का काम क्रिया करना पड़ेगा,
क्योंकि आप जानते हैं बोधमास के अनुसार इसको सॉल्व किया जाता है। बी से ब्रैकेट होता है, ऑफ से मतलब काट, डिवीजन भाग, जोड़ घटाव, सॉरी गुना जोड़ घटाव, ठीक है। तो सबसे पहले भाग का काम क्रिया करना होगा, 12 से 12 देंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, इसके बाद गुना का होगा तो बराबर 44 से, अब प्लस यहाँ 12 हो जाएगा, तो प्लस प्लस 8 हो जाएगा, तो यानी ये आपका 156 हो जाएगा। 156 में 1 जाएगा आपका 155 का निर्माण करेगा, तो 155 इज आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको भाग, गुना, प्लस ये सब देख कर मद्देनजर रखते हुए काम करना है, नहीं तो डायरेक्ट आप शुरू से करते गए तो आपका उत्तर 100% गलत आएगा, समझ गए। तो ध्यान में ये रखना है कि आखिर चिन्ह कहाँ क्या है किसका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, 6 मेन और 8 वुमेन एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, 8 मेन और 12 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले काम करे तो उसे काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ऐसा प्रश्न हम बता दिए, उसमें एक महिला था, इसमें एक पुरुष था। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका जवाब देके इसका सॉल्व करके आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो ये सवाल करा दिए हैं, यदि समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो कितना नंबर पे प्रश्न था ये होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके दे दीजिएगा, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में। चलते हैं, ये भी प्रश्न हो गया था लेकिन इसको करवा देते हैं, ठीक है। इसको आप वैल्यू ए मान लीजिएगा, क्योंकि ए दोनों है, ये बी मान लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ये किसका निर्माण कर रहा है? तो ये 400 ए और माइनस बी का। आप साफ देखिएगा कि यदि 4.32 में 2.64 जाएगा तो 1 यानी कि ये ए माइनस बी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे ए माइनस बी, ए माइनस बी गया, तो यानी ए प्लस बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए प्लस बी क्या है? ए का वैल्यू आपका क्या है? 4.32, बी का वैल्यू क्या है? 2.64। इसको आपको ऐड करना, तो ये 6 हो गया, 9 हो गया, यानी 6.96 इज करेक्ट आंसर, 6.96, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? सिर्फ फॉर्मूला पे इसको आपको तोड़ना, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है आज का, ए किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपको बताना है, ठीक है। ए बी से कितने गुना अधिक कुशल है? सबसे पहले कुशल हमको लिखना होगा, क्योंकि इसके अनुसार आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुशल बी ए से 60% अधिक है। यदि ए 100 है तो 60% अधिक है, यानी ये 160 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इसको सिंपल अनुपात में तोड़िएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो 2 से 5 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए एक दिन में 5 इकाई काम करेगा, तो बी एक दिन में 8 इकाई काम करेगा। यही तो क्षमता का अनुसार कुशल का अनुपात है, ठीक है। तो यानी बी इसमें शक्तिशाली है और ए थोड़ा कम शक्तिशाली, ठीक है। अब बोला जा रहा है ए किसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, ए किसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना इकाई काम करता था? ए एक दिन में कितना इकाई काम करता था? 5 इकाई काम करता था। एक दिन में 5 इकाई काम करता था। ये यदि इसको 32 दिन करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा टोटल वर्क निकल गया, इतना मेरा टोटल वर्क है, इतना काम हमको करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका ये निकल गया 5 गुना 32 टोटल काम। तो इसको बी करने में कितना, बी एक दिन में कितना इकाई करता था? 8 इकाई, 8 इकाई एक दिन में, तो इतना काम करने में कितना दिन लगेगा इसको? यानी 20 दिन में ये काम आपका कंप्लीट कर देगा। 20 दिन इज करेक्ट आंसर, समझ गए। तो सबसे पहले इसको कुशल अनुपात निकालना जरूरी था, इफिशिएंसी निकालना जरूरी था, कौन कितना क्षमता है, क्षमता के अनुसार काम को आप बांटिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य, देखो समय जो होता है ना मेरे भाई, समय जो होता है हमेशा याद रखिएगा इस क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ज्यादा समय लग रहा है इसका मतलब कम क्षमता उसके पास है, और कम समय लग रहा है इसके मतलब क्षमता ज्यादा है। तो यानी समय व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता का, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को कुल 420 रुपयों में बेचा, उन्हें 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 12 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य इतना था, ठीक है, और 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो हम एक सपोज डेट के लिए मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो X रुपया है, ठीक है। तो यानी 12 क्रय मूल्य खरीदे होंगे तो 12 X रुपया इसको दिया होगा, ये मेरा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी कि इसका जो हानि हो जाता है मेरे भाई, हानि जो हो जाता है वो 7x हो जाता है, ठीक है। 7x हानि होगा, यदि आपका क्रय मूल्य 12x है, आपको हानि 7x हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं आप वस्तु को 5x में बेचे होंगे, 5x में तो बेचे, 12x में नहीं, समझे, 12x में कोई वस्तु को आप मेरे दोस्त खरीदे, ये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। हानि आपका 7x हुआ है, तो यानी इसमें माइनस करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य 5x आ रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य आपका है कितना, 420 है, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 5 से करना है, 5 अठे 40, 5 चौक 20, यानी x का वैल्यू 84 निकला, यही तो x तो एक का वैल्यू है, एक वस्तु को x तो ही माने हैं रुपया में हम, ठीक है। तो x का वैल्यू 84 निकल के आ गया, 84 इज करेक्ट आंसर, नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको x मानना ही पड़ता क्योंकि ये मेरा वस्तु विक्रय मूल्य था, ठीक है। इसको मान के आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी डी का अनुपात दिया गया है, कौन का अनुपात है ये, तो कौन सा चतुर्भुज है आपको बताना है, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या दिया गया है, 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 5 के अनुपात में, 6 के अनुपात में। तो हम जानते हैं कि एक यदि चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योग जो हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो चारों कोणों का योग जो 360 डिग्री के बराबर होगा, प्रत्येक कोण निकल जाएगा, जैसे 3 2 5 5 10 16, 16 का वैल्यू आपका 360 है, तो एक का वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, यानी 22.5 आपका एंगल निकल के चला आया। तो एंगल ए का क्या निकल जाएगा आपका 45, ए का एंगल तो 45 ही आएगा ना मेरे दोस्त, ए का एंगल कितना आएगा, 45 ही तो आएगा ए का एंगल, ठीक है। बी का एंगल क्या हो गया 67.5, बी का एंगल आपका हो जाएगा। सी का एंगल क्या हो जाएगा, तो 25 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 11 112 हो जाएगा। और डी का एंगल क्या होगा, डी का एंगल जो हो जाएगा मेरे दोस्त 135 हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा इसमें चतुर्भुज है आपको बताना है, बस कॉमन साइंस का खेल है यहाँ पे, ठीक है, बस सिर्फ कॉमन साइंस का खेल है, क्योंकि हम जानते हैं यदि ये वर्ग होता, यदि मान के चलिए पहला ऑप्शन की ओर चलते हैं, यदि ये वर्ग होता तो वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता है, तो ये चारों भुजा बराबर है क्या, चारों भुजा ये बराबर है कौन, क्या कभी नहीं, ये उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। समलम को एक सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ, पतंग, क्या पतंग हो सकता है, पतंग का हम जानते हैं यदि ये आपके पास पतंग है तो ये एरिया बराबर होता है, ये दोनों एरिया सेम नहीं होता है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज भी आपका नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के दो योग समान होने चाहिए, सम्मुख कोण, समांतर में सम्मुख कोण का योग समान होना चाहिए, क्या सम्मुख कोण समान है, कभी नहीं है, ये भी नहीं सकता, तो उत्तर बचा आपका ए समलम। तो हाँ ये समलम है, समलम चतुर्भुज आप ऐसे निर्माण करते हैं ना, ये समलम चतुर्भुज है, ठीक है, एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका समलम, आप ऑप्शन से भी इसको छांट सकते थे, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं बार बार प्रश्न ऐसा कीजिएगा तो ऑप्शन पे एक नजर आपको जरूर देना है, ठीक। चलते हैं आगे की ओर। 20 नंबर है, इसका आपको माध्यका खोज रहा था, माध्यका क्या होगा, इसका आपका माध्यका खोज रहा था, माध्यका क्या होगा, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसका A to Z आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कहीं भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल कितना है, ध्यान से, थोड़ा सा हो सकता है समय लगे लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन 110% आपसे पूछा जाएगा। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और 50 से 60 है, 60 से 70 है, ठीक है। ये बात आप मान गए, ये आपका क्या निकला, ये आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल है। अब हम बारंबारता पे चलते हैं, इसका बारंबारता क्या है, बारंबारता क्या है इसका, बारंबारता इसका 2 दिया गया है, इसका 4 दिया गया है, इसका 7 दिया गया है, और इसका 9 दिया गया है, इसका 10 दिया गया है, और इसका 12 है, और 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा, माध्यका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, कुछ मत कीजिए, ये 2 है तो इसको यहाँ 2 लिखिए, नीचे से योग करते जाइएगा, यानी 4 2 6 7 6 13 9 22 10 32, ये 44, ये 50, ये आपका संचयी बारंबारता निकल गया, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि इसमें माध्यका क्या होगा, तो माध्यका वर्ग का वो वर्ग होता है मेरे दोस्त, माध्यका वर्ग का वो वर्ग होता है जहाँ संचयी बारंबारता कुल बारंबारता के आधे के बराबर या अधिक हो जाता है। कैसे,
कि जो इसका जो बारंबारता है, तो बारंबारता का योग कितना होगा, तो टोटल योग आप देख लीजिएगा n बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 50 हो जाएगा, तो इसका आधा कितना होगा 25, 25 के बराबर या इससे अधिक होगा, तो 25 के बराबर या इससे अधिक कहाँ है, देखिए तो 25 के बराबर या इससे अधिक, 25 के बराबर नहीं है लेकिन 25 से अधिक है, यानी ये है, इसका मान हमको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये आपको बस ये लेके चलना है आपको, और किसी पे भी ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, तो इसका माध्यका का फॉर्मूला हो जाता है मेरे दोस्त, माध्यका का आपका फॉर्मूला हो जाता है लोअर लिमिट, यानी एल आपका लोअर लिमिट है, प्लस n/2, ये जो हम निकाले यहाँ पे n/2। ठीक है, संचयी बारंबारता बैक वाला लिखना है, यानी बैक वाला की CFC जो होगा आपका बैक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इससे एक पहले वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बेटे एफ फ्रीक्वेंसी कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, और गुना आई यानी वर्ग अंतराल निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है, तो इसमें इस संख्या में लोअर लिमिट, तो इसको बोला जाता है लोअर लिमिट 40 है, तो 40 दे देंगे, प्लस, समझ गए, n/2 क्या निकल के आया था, 25 निकल के आया था, तो यहाँ 25 देंगे, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो 25 निकल के आया, 25 दे देंगे, माइनस CFC एक इससे पहले वाला लेते हैं, यानी 22। ठीक है, समझा देंगे कि आखिर क्या इसको क्या क्या नाम बोला जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना था, फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 था, अरे यही तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता आपके पास 10 है, तो यही बारंबारता तो 10 है, तो 10 यहाँ लिख दिए, और आई मतलब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 10। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चला गया, तो 40 प्लस 3 यानी आपका उत्तर 43 आ जाएगा, 43 आपका माध्यका इज करेक्ट। ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले चलते हैं एल, ये एल क्या है, ये एल आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मतलब 40 और 50 का लोअर लिमिट है, ये माध्यका वर्ग की निचली सीमा इसको हम बोल सकते हैं, ये निचली सीमा हम बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 आ गया आपका निचली सीमा। और दूसरे नंबर बात करते हैं, तो ये n/2 क्या है, तो n/2 आप यहाँ देख सकते हैं, n आपका कुल बारंबारता हो गया, n आपका कुल बारंबारता हो गया, तो n/2 इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, CFC अब ये क्या है, माइनस जो किया हम, ये क्या है, तो ये आपका माध्यका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है, तो माध्यका वर्ग का कितना है, ये आपका 32 है, इससे पहले माध्यका का संचयी बारंबारता यानी 22 है आपका। ठीक है, एच क्या होगा, ये आपका चौड़ाई का अनुपात हो गया, 40 में 50 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसके द्वारा निकाल सकते हैं। अब आपको कहीं परेशानी माध्यका में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको A to Z डिटेल से हम बता दिए, बस बरसते अब ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ये आपका टोटल बारंबारता का आधा हो गया, ये आपका जो भी होता संचयी बारंबारता से एक पहले हो गया, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप 10 लिखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 21 नंबर चाहे तो आप प्रश्न इसको फार्मूला पे तोड़ सकते हैं, या फार्मूला पे तोड़ नहीं सकते हैं तो जानते हैं एग्जाम में बहुत सबसे कम समय मिलता है मेरे दोस्त, तो थीटा का वैल्यू आपको पुट करना है। तो थीटा का वैल्यू यदि हम 30 डिग्री लेते हैं, पुट करना आसान होता है, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न में आप थीटा का मान वैल्यू रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 प्लस साइन 30 डिग्री का मान हाफ, अच्छी बात है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन ए का वैल्यू हाफ, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 1 2, 3/2 आ जाएगा, 3/2 ये नीचे ऊपर चले जाएगा, यानी 2/1, तो यहाँ से यहाँ निकल गया, यानी आपका उत्तर जो भी आएगा √3 आएगा। समझ गए, आपका उत्तर जो भी आएगा सॉरी माफ कीजिएगा, आपका उत्तर जो भी आएगा √3 आएगा। √3 कब आएगा, जब थीटा का मान आप लोग 30 डिग्री रखिएगा। तो ऑप्शन में सीधे ऑप्शन की ओर चलते हैं हम, थीटा का मान 30 डिग्री रखने पे हम देखते हैं किसका मान उत्तर √3 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले की ओर चलते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाता है, यानी इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/√3, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो √3 यहाँ से चला गया, 2 1 3, इसका परिमेय संख्या आप लोग कीजिएगा √3 का, तो यहाँ से आपका 3√3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा, यानी √3 आ जाएगा, यानी हाँ हो सकता है एक को जो पकड़े ये ऑप्शन आपका सही। ठीक है, दूसरा नंबर भी चेक कर लेते हैं, दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, सेक ए 2/√3 प्लस कॉट 10 का उल्टा है तो √3 हो जाएगा, √3 5/√3, क्या ये उत्तर √3 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता, इसको आप काट लीजिए। ठीक है, साइन को देख लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2,
तो क्या ये मेरा √3 के बराबर आ रहा है? 1 + √3 कभी नहीं आ रहा है, यानी ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता। 0 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता। बाकी बात ऑप्शन बचा आपका नंबर ए, नंबर √3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको थीटा का मान पुट करना। थीटा का मान पुट करने के बाद प्रूव करना है आपको क्या √3 आ रहा है। बस देखिए कितना बहुत आसान शब्दों में हो गया। ऑप्शन नंबर पहला ही था, यहाँ से आप तुरंत निकाल लेते, कहीं भी जाने का आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप क्लिक करते आगे बढ़ जाते। ठीक है, और यदि इसको फार्मूला पे करते तो आपको जरूर है कि 2 मिनट आपका समय जाता। ठीक है, तो इसी तरह मैथ्स आपको हर एक जितने भी क्लास होंगे आपका इसी तरह मैथ्स बनाया जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हो सके जितना भी अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं आगे प्लस की ओर। नीचे दी गई तालिका एक निश्चित कंपनी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं और लाखों के उत्पादन को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको एक प्रश्न हर एक एग्जाम्स में देखने मिलेंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या एसएससी हो, या रेलवे हो। ठीक है, कोई भी हो, या डिफेंस एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की घरेलू वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में एक वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन इस तरह प्रश्न आए। सबसे पहले ऑप्शन की ओर चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन को चेक कीजिएगा सबसे कम समय, और पूरा चेक करते जाइएगा तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2018 में हम देख लेते हैं एक वर्ष में कितना वृद्धि हुआ। तो 2018 में किसका आप बता रहा है? 2018 में क्यू का। 2018 में क्यू कितना है? 95 है। पहले क्या था? 2017 में क्या था? 90 था, अब 95 आ गया। यानी 2018 में ये 5 बढ़ा, कितना बढ़ा? 90 पे 100 पे कितना। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? 50/9, 9×5 = 45, यानी 5% के लगभग हम आपको बोल सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर हम देख लिए। अब दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। 2017 में पी को देख लेते हैं। तो 2017 में पी को आप देखिएगा, पी कितना है? 72 है। फिर 2016 में 70 था, यानी 2 का वृद्धि हुआ है। कितना पे? 70 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, यानी 20/7, यानी 3, लगभग 3 के बराबर है। ठीक है, अब चौथा नंबर हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर 2018 टू आर है। 2018 का आर है। आर कहाँ है? ये 80 है। पहले क्या था? पहले पिछले वर्ष 70 था, यानी 10 बढ़ा। 10 बढ़ा किसके संदर्भ में? 70 के संदर्भ में। इसको परसेंटेज लाभ निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं हम, तो यहाँ से आ गया, यानी 100/7, यानी 64/98, यानी लगभग 14%। ठीक है, अब 5वां नंबर चलते हैं। 5वां नंबर ऑप्शन की ओर देख लेते हैं हम, आखिर 5वां नंबर पे क्या रहने वाला है। तो 5वां नंबर 2017 टू एस। तो 2017 में एस देखिए, 2017 में एस 100 था। पहले कितना था? 90, यानी 10 बढ़ा है। 90 पे 100 पे कितना। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चला गया 100/9। यहाँ से आप जान सकते हैं 11.5%। तो किसका वैल्यू ज्यादा है? ये पूछा जा रहा है कि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई किस वर्ष है? सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर, तो सबसे अधिक तो 14% नजर आ रहा है मेरे दोस्त। 14%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो यहाँ से आप परसेंटेज आराम से निकाल सकते हो। तो आपका 3 उत्तर होगा। ठीक, कितने वर्ष बढ़ा? पिछले वर्ष के मुकाबले में। तो पिछले वर्ष के मुकाबले में आपको निकालना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न, 0.27 पे पावर बार है, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त है, पी क्यू पूर्णांक है, तो क्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न में सबसे पहले आप यहाँ लिखिए किस पे पावर है। सबसे पहले आपको ये संख्याएं को लिख देना है। यहाँ लिख दिए संख्याएं। किस पे पावर बार है? 27। जिस पे पावर बार नहीं है उसको घर से बाहर भगाओ। तो 2 पे पावर नहीं है, इसको माइनस कीजिए। किस पे पावर बार है? 1 पे पावर बार है, तो इसको 9 लिखे। जिस पे पावर नहीं है उसका वैल्यू 0 होता है, यानी 0। ठीक है, घर से बाहर चला गया तो वैल्यू 0 आ गया। तो यानी टोटल 25/90 आपका उत्तर चले आएगा। 25/90 इज करेक्ट आंसर। कहाँ है 25/90? तो यानी 5/18 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5×25, 18×5=90, 5/18 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 24 नंबर, यदि किसी धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो वार्षिक संयोजित की स्थिति में समान अवधि के लिए समान दर से समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, आपके पास रेट दिया गया है 8%, टाइम दिया गया है 2%, और आपको बताया गया है इसका सिंपल इंटरेस्ट जो निकलता है वो 1000 निकलता है। ठीक है, तो सिंपल 1000 रुपयों में 1000 निकलता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है? तो 8 दूनी 16%। अरे सिंपल इंटरेस्ट तो यही तो होता है मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट टाइम और रेट का गुणनफल होता है, तो यानी टाइम और रेट का गुणनफल 8 दूनी 16% आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया।
16% आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला ना, 16% आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 16%। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आपका इंटरेस्ट के बराबर है, यानी 1000 जो है आपका, ये भी तो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज ये रुपया में, ये परसेंटेज में, यानी ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 100% हम मूलधन मानते हैं, तो मूलधन यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो मूलधन की क्या निकलेगा, 4 चौके 16, 4 से 25 हो जाएगा, ये भी 4 से 25 हो जाएगा, यानी 250, यानी 25 25 हाँ 625। यानी आपके पास मूलधन क्या निकल के आया मेरे दोस्त, आपके पास मूलधन क्या निकल के आया, तो हम बोल सकते हैं मेरे पास मूलधन 625 जीरो, यानी 6250 मेरे पास मूलधन निकल के आया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब बोला गया है कि वार्षिक दर सेम है, स्थिति भी समान है, मतलब समय भी समान है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% 2 ईयर्स के निकालने के लिए या तो आप ये भी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए बी प्लस ए बी अब 2200, यानी 8 प्लस 8 प्लस 8 गुना 8 गुना 100, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो 8 8 16 और प्लस 64 बटे 100, यानी हम बोल सकते हैं 16.64, ये आपका सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। चाहे तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक्स बता दिए हैं, SI/R²। तो SI कितना हो जाएगा, SI जानते हैं गुणनफल 16 हो जाएगा, R² यानी 64, यानी 16.64। जो आप जो विधि से निकाले वो विधि से निकलने तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, तो 16.64 क्या मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट 16.4 निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है 16.64%। तो यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो टोटल मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज 16 इतना परसेंट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दशमलव को उड़ाइएगा 100 आ जाएगा। यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा रुपया में, टोटल 6250 रुपया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना परसेंट, तो इस मूलधन का इतना परसेंट निकालिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट रुपया में निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से ले जाना है और फिर आपको डिवाइड करना है इसको किससे, तो ये 25 25 हाँ 625, अब 25 चौके 100 यानी 40 हो जाएगा। तो 5 5 25 और 5 8 40 हो जाएगा। तो 8 से इसको 8 दूनी 16, 8 8 64 ले सकते हैं। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट जो रुपया में निकल के आएगा मेरे दोस्त, तो 8 5 40 और 5 दूनी 10, 1040 रुपया निकल के आ जाएगा। 1040 रुपया इस करेक्ट आंसर, यानी 1040। ठीक है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा आपको लॉन्ग प्रोसेस लग सकता है, और यदि आप इसको शॉर्टली करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और मेथड है, आप अपना सकते हैं। ठीक है, मेथड वहीं से निकलता है, शॉर्ट ट्रिक्स जो निकलता है मेरे भाई वो लॉन्ग से मेथड से निकलता है, निकालने वाले चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे पास, 16% था। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 16.64% था। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया गया है आपके पास 1000 रुपया, तो बस इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो 1000 रुपया 16 है, तो 16 से थोड़ा ज़्यादा होगा 1040, यानी इसको आप यहाँ से कर सकते हो। बस 2 लाइन में आप भी उत्तर दे सकते थे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस का नियम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका इससे निकल जाएगा। चलते हैं आगे की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट प्रश्न, ये कैलकुलेशन था 2 4 - 6 + 2 इस तरह थे, इसीलिए हम सवाल को नहीं लाए। इसी तरह आप लोग को PYQ वीडियो के लिए, जो भी ग्रुप डी के लिए बच्चे हैं, ग्रुप डी के लिए बच्चे हैं 2022 का PYQ आप लोग जानते हैं डेली मैं लेके आ रहा हूँ। आज आपका 24 तारीख था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। अब सेकंड शिफ्ट का आपका कल जारी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहाँ से आप PDF का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेली क्लास का PDF हम दे सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, यही आप यह सर्च भी कर सकते हैं, डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद आ गया मेरे दोस्त तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप डी जो भी बच्चे के लिए, ग्रुप डी हो या अदर ETC में जो भी आपका एग्जाम के लिए, सबके लिए मैथ बराबर होता है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सके बहुत कम समय में उसको तैयारी करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए या क्लास के लिए, या क्लास के लिए कोई भी हो, चाहे कुछ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग चैनल से जुड़ें अवश्य। ठीक है, तो आज आपका यहीं तक था, धन्यवाद मेरे दोस्त, मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जय हिंद।